नमस्ते दोस्तों, कहानी रेडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है कहानी प्रतिकार। स्त्री का मन एक रहस्य है, कौतूहल बना रहा है सदा से, क्योंकि हर दिन वह गढ़ती रचती है कुछ नया, और यह नयापन ही उसकी शक्ति है, उसकी परिभाषा है। क्या करती है एक स्त्री जब उसे दूसरे का प्रतिद्वंदी बनाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है? आइए जानते हैं इस कहानी से, जिसे कलमबद्ध किया है भावना सक्सेना ने। चबूतरे पर गिट्टी फोड़ खेलते सिट्टू ने मनोज को आउट करने के चक्कर में बॉल इतनी तेज फेंकी थी कि वो पप्पू के सिर के ऊपर से तेजी से निकलती हुई बंद गली के छोर पर छोटी काकी के मकान की दीवार को फांदती उनके अहाते में जा गिरी। छोटी दीवार और छोटे दरवाजे वाला यह घर गली में खेलते सभी बच्चों को असहज करता था। सबकी कोशिश होती थी कि उससे दूर रहें। अरे यार, तू देखकर नहीं मार सकता था, अब वहां से कौन लाएगा? तूने फेंकी, तू ही जा, पप्पू ने कहा। सिट्टू बोला, मेरी क्या गलती? मैंने तो बहुत धीरे फेंकी थी, ये बॉल ही ऐसी है, जरा से टप्पे से 2 मील उछलती है। तो अभी तो टप्पा पड़ा भी नहीं, तूने सीधा फेंकी। अब जा और तू ही मांग के लेके आ। पप्पू झल्ला उठा था। उन सब की आपस की तकरार शुरू हुई तो घर की चौखट पर किताब लिए बैठी रंजना ने अपनी आंखें किताब में गड़ा ली, जैसे वह वहां हो ही नहीं। इसके पहले कि ये सब शरारती बच्चे दीदी प्लीज करते हुए उससे आकर लिपट जाएं, वह वहां से उठकर जाने का मन बना चुकी थी। लेकिन उसे डर था कि वह हिली तो उनकी नजर उस पर पड़ जाएगी। वह मूर्तिवत बैठी रही, यह मनाती रही कि बच्चे उसे ना देखें। उसे नहीं करनी थी इनकी पैरवी छोटी काकी से, वे सब डरते थे उनसे। वे क्या, मोहल्ले भर के बच्चे डरते थे उनसे। खतरनाक शर्त लगाने की बात होती तो शर्त यह लगाई जाती कि छोटी काकी के द्वार की सांकल खटखटाकर भागना है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कभी निकलकर किसी को गाली दी हो या कभी किसी को पीट दिया हो, लेकिन एक अजीब डर था उनका। पप्पू का कहना था कि छोटी काकी को जादू आता है, उनके सामने नहीं पड़ना चाहिए, अपनी सोच से वे कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी को भी गायब कर सकती हैं। ये और बात है कि मोहल्ले से कभी कोई बच्चा गायब ना हुआ था आज तक, लेकिन अनकही सी एक आम धारणा थी कि वह भली औरत नहीं है। किसी के पास क्यों का कोई खास उत्तर भी नहीं था, और रंजना को स्वयं कभी ऐसा नहीं लगा था। इसीलिए जब आवश्यकता होती तो उसे बुलाया जाता। छोटी काकी की सांकल खटखटाकर भीतर पहुंची गेंद, पतंग या गिल्ली उठवाने के लिए। रंजना को नहीं लगता था कि उन सब की बातों में कोई सच्चाई है, लेकिन वह भी छोटी काकी के पास जाना नहीं चाहती थी। उन्हें जादू आता है या नहीं, यह तो वह नहीं जानती थी, किंतु उनका घर बहुत उदासी सी समेटे था। ऐसा लगता था वहां कभी कोई नहीं हंसा था। छोटा सा घर, भीतर एक कमरा, एक दालान, छोटा सा खुला आंगन, और फिर वह नीची ड्योढ़ी वाली दीवार जिसके ऊपर से बच्चों की बॉल अभी अभी भीतर जा पहुंची थी। उसे यह आभास था कि छोटी काकी उससे बहुत स्नेह करती हैं। दरमियाने कद की, तांबाई वर्ण वाली, चौड़े माथे पर बड़ी गोल टिकुली लगाए छोटी काकी सुंदरता का प्रतिमान न थी, लेकिन उनकी भरी हुई काया और निर्विकार सकारात्मक ऊर्जा सहज ही उनकी ओर आकर्षित करती थी। स्नेह बहुत करती थी काकी सभी से, लेकिन उसको दर्शाती न थी, बस शांति से सब काम पूरे कर देती। फिर भी कुछ कमी थी, एक गहन गंभीरता थी, पर क्या, रंजना समझ नहीं पाती थी। काकी घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। उसने सहज उत्सुकतावश कभी कभी उनके द्वार की झिर्री से भीतर झांक कर देखा था। वह पीढ़े पर बैठी कभी बाल काट रही होती तो कभी थाली में आंखें गड़ाए कोई और काम कर रही होती। पहले वह उनके पास जाती थी कभी कभी, अम्मा कुछ भेजती तो मना करने का विकल्प नहीं था, लेकिन बाहर से ही देकर के लौट आती थी रंजना। एक बार अम्मा के साथ भीतर तक भी गई थी, शायद होली थी। वह बाहर नहीं निकलती थी तो अम्मा ही भीतर चली जाती थी यदा कदा। बहुत प्रेम से आवभगत की थी छोटी काकी ने। झट से 2 पीतल के गिलास में घड़े का ठंडा पानी निकाला था और साथ में घर के बने शक्करपारे। अम्मा मना करती रहीं और वह मनुहार कि जी चख कर बता तो दो, सही भी बने हैं या नहीं। गुजिया तो बनाई नहीं, यही बना लिए थे कि शायद त्योहार पे ये आ जाएं। अम्मा कहती रही कि अभी रोटी खाई है, बगल से ही तो उठकर आई हूँ, ज़रूरत नहीं है,
लेकिन वो खिलाए बिना ना मानी। उस रोज रंजना ने समझा था कि वह कमी क्या थी। छोटी काकी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जब वह बहुत प्रेम से मनुहार कर रही थी तब भी। घर लौटकर उसने पूछा था अम्मा से कि छोटी काकी मुस्कुराती क्यों नहीं। अम्मा बहुत संजीदा हो बोली थी, जब बहुत दुखों से निकलकर कोई सुख में पहुंचता है और फिर उसे पता चले कि जो सुख उसे मिला वह किसी और से छीन कर दिया गया है तो उसकी मुस्कान खो जाती है। बिना कसूर कसूरवार बनाया गया इंसान जब दुनिया से नहीं लड़ पाता तो शायद अपने से लड़ता रहता है। इतनी बड़ी बात तब रंजना की समझ में नहीं आई, लेकिन वह यह जरूर समझ गई कि अम्मा छोटी काकी के प्रति संवेदनशील हैं। फिर भी वह बहुत दिनों तक सोचती रही। हरी किनारी रंगी खद्दर की मोटी धोती पहने जब भी छोटी काकी घर के सामने से गुजरती तो रंजना का मस्तिष्क सुख दुख को तोलता रहा। उसने सदा से छोटी काकी को अकेले ही देखा था। उनके पति दूसरे शहर की किसी कपड़ा मिल में काम करते थे। महीने में एक आध बार आते, अक्सर सबके द्वार बंद होने के बाद। जब आते तो उनके रहने तक घर का द्वार न खुलता। एक बेटी थी जिसका ब्याह हो गया था और वह इलाहाबाद में रहती थी। एक बार पति आए तो तेज बुखार था उन्हें। रात भर छोटी काकी उनके माथे पर पानी की पट्टियां रखती रहीं, किंतु बुखार न टूटा। सुबह दरवाजा खटखटाकर उन्होंने अम्मा से किसी के हाथ वैद्य जी को बुलवाने का आग्रह किया था। वैद्य जी आकर दवा दे गए। बुखार तो उतरा, लेकिन काका जी ठीक ना हुए। जाने क्या रोग लगा था कि देखते देखते उनका शरीर घुलता गया। वैद्य जी अपनी सभी दवाएं इस्तेमाल कर हार चुके थे। बाबा ने एक रोज छोटी काकी को बुलवाकर समझाया था कि उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए, जो मदद चाहिए वह करेंगे। घूंघट की आड़ से छोटी काकी ने अम्मा से कहा कि वैद्य जी ने कहा है कि अब बचने के आसार कम हैं। उनकी जमा पूंजी भी समाप्त हैं। बनिए की उधारी चुकाने को जो जेवर उनके पास थे वह उसे दे चुकी। काका जी बस बड़ी को बुलवाना चाहते हैं। एक कागज देते हुए छोटी काकी ने कहा, यह वृंदावन के किसी आश्रम का पता है। यदि उस पर तार कर दिया जाए तो संभव है कि जिज्जी आ जाएं। वैद्य जी के हाथ के सब कायल थे। उनकी परख पर किसी को संदेह न था। बाबा ने डाकखाने जाकर तार कर दिया था। उसने कभी उस घर में छोटी काकी और उनके पति के अलावा किसी को ना देखा था, तो बड़ी या जिज्जी एक रहस्य के रूप में उभरी थी। अम्मा से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने काम बताकर बाजार भेज दिया। रंजना समझ गई कि अम्मा अभी उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। दोपहर में जब पप्पू की अम्मा जवे तोड़ने आई तो वह किताब पढ़ते पढ़ते ऊँघ गई थी। रंजना को सोया जान ताईजी ने अम्मा से पूछा था, छोटी आई थी क्या? भैया जी कैसे हैं अब? अम्मा का स्वर कुछ रूखा हो आया था। क्या कहें भाभी, जन्मों की तो पता नहीं। मुझे तो लगता है मनुष्य का इस जन्म का इसी जन्म में सामने आ जाता है। जिस भली मानुस को बांझ कहते दूसरी ले आए थे, और फिर जब उसकी कोख खुली तो वो अपनी लड़की को इसके पास छोड़ सब मोह माया त्याग कर चली गई। तब उसके जाने पर कोई कोशिश नहीं की उसे वापस लाने की। अगर की होती तो कौन औरत अपना घर और अपना बच्चा छोड़कर जाती? देखो तो सही, आज उसे ही बुलवा भेजा है। सच्ची बात है, अंत समय पछताता जरूर है आदमी, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। इसके बाद कुछ दिन घर पर जो भी आता चर्चा छोटी काकी के घर की रहती, और इन वार्ताओं से उभर कर रंजना तक जो समझ पहुंची थी उसकी वितृष्णा का कारण बनी थी। 12 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन स्त्री पुरुष संबंध में दूसरी स्त्री के आगमन को वह कुछ कुछ समझती थी, और वह समझी थी कि छोटी काकी गुनाहगार हैं। उसने जाना था कि विवाह के कई वर्ष तक कोई बच्चा न होने के कारण काका जी बालक के लिए परेशान थे। उनका मानना था कि पूत के बिना गति नहीं मिलती, और वह मोल पर छोटी काकी को ले आए थे। बड़ी काकी के उज्ज्वल धवल व्यक्तित्व और शालीनता के समक्ष छोटी कुछ न थी। उसे सदा इस बात का बोध व ग्लानि रही कि उसने किसी औरत के अधिकार में सेंध लगाई है। बड़ी का स्वभाव निश्चल था। वह जानती थी काका सिर्फ संतान की कामना से छोटी को लाए हैं। उन्हें छोटी से कोई रंज न था, और विधाता का खेल ऐसा कि दोनों एक ही समय गर्भवती भी हो गईं। समय गुजरा, छोटी के मरा हुआ बालक हुआ और बड़ी ने एक कन्या को जन्म दिया। काका जी बहुत प्रसन्न न थे, लेकिन संतोष था कि चलो घर द्वार आबाद रहेगा।
बच्ची 1 माह की भी ना हुई थी कि एक दिन पता लगा कि बड़ी अपनी बेटी को छोटी की बगल में लेटाकर कहीं चली गई थी। बाद में पता लगा था कि वृंदावन के किसी आश्रम में चली गई थी और अब वहीं रहती हैं। छोटी काकी ने ही उस बच्ची को माँ की तरह पाला था, पढ़ाया था और उसका ब्याह किया था। उनको और कोई बालक भी ना हुआ उसके बाद। कहीं कहीं सुनाई दे जाता था कि हाय लगी है उन्हें बड़ी काकी की। कैसी रहस्यमय कहानी थी। ऐसा क्या हुआ होगा बड़ी काकी के मन में कि बरसों से जिसके लिए मन में आस थी वह उसी नवजात को छोड़कर चली गई। क्या नाराजगी रही होगी उनके जहन में। ये बातें उसके जन्म से भी पहले की रही होंगी, इसलिए नई थी उसके लिए। उसके मन में बड़ी काकी को देखने की उत्सुकता हो आई थी। और जिस दिन बड़ी काकी आई, रंजना अम्मा के साथ बाजार जाने को घर से निकल रही थी। गेरुआ धोती पहने, गले में तुलसी माला, चंदन का वैष्णव तिलक लगाए वह साध्वी जो ही गली में मुड़ी, एक अलग सुवास बिखर गई। अम्मा ने प्रणाम जिज्जी कहा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और इशारे से ही पूछा कि सब ठीक है। अम्मा ने घर के भीतर आने को कहा तो वह बोली, जिस कारण से आई हूँ पहले वह देख लूँ। अम्मा ने सिर हिलाया और कहा, लौटकर मिलती हूँ, आप जाइएगा नहीं, यहीं रहना, आपका घर है। वह बस मुस्कुरा दी। उस रोज शायद बरसों पहले मन पर लिपट गए वैधव्य को तन पर ओढ़ने चली आई थी वह, और काका के प्राण शायद उनकी प्रतीक्षा में ही अटके हुए थे। बड़ी को देख मुख से तो शब्द न निकले थे, पर पश्चाताप आंखों से बह निकला था और आंखों का बहाव प्राणों के निकलने पर ही रुका था। बड़ी जब घर छोड़कर गई थी तो बिछिया पड़ी रह गई थी पाँव की उंगलियों में। शरीर के उस एकमात्र जेवर को काका के पाँव में धरकर लौट गई थी वह, बिना उनकी मिट्टी के राख होने की प्रतीक्षा किए। हाँ, जाने से पहले छोटी को गले लगाकर इतना जरूर कहा था, प्रभु के खेल निराले हैं, सब्र रखना। मोहल्ले में बाद तक यह बात होती रही कि बड़ी किस निर्विकार भाव से काका को मुक्त कर गई थी। कुछ दिनों तक उसके प्रति अगाध श्रद्धा रही सभी के मन में। उसके भाग्य, उसके साथ हुए अन्याय, उसकी सहिष्णुता, उसके त्याग पर चर्चा होती रही। संसार की रीत है कि एक को उठाया जाता है तो दूसरे को स्वतः ही धकेल दिया जाता है। छोटी इतने वर्षों बाद फिर से अचानक दोषी हो गई थी, यहाँ तक कि हम बच्चों की नज़रों में भी हेय हो गई थी। बड़ी क्यों आ गई थी? क्या सच में यदि वह ना आती तो काका सड़ता रहता, उस अंधेरे कमरे के एक कोने में झिंगोले में पड़ा अतीत के पन्नों को पलटता रहता? छोटी ने दवा, हकीम, वैद्य सब किया था, तन का हर जेवर बेच दिया था, लेकिन मन का रोग लाइलाज होता है और ग्लानि किसी ज्वाला के समान, जिसका इलाज किसी वैद्य हकीम के पास नहीं होता। शायद काका को वही ग्लानि खा गई थी। छोटी काकी ने बची मिट्टी को सभी रस्मों के साथ विदा किया। इलाहाबाद से बिटिया भी आ गई थी। छोटी काकी अब निराधार हो गई थी। ग्रह का आश्रय तो था, लेकिन उदर की क्षुधा को शांत करने का कोई जरिया नहीं था। बिटिया ने बहुत आग्रह किया साथ चलने को, लेकिन वह तैयार ना हुई। बोली, बड़ी का घर है, उनके आने तक मुझ पर है। वो कह गई हैं आएंगी, जब तक ना आएंगी यहीं हूँ। यूं भी तो मैं अकेले ही रहती थी, बस उनका इंतजार रहता था। अब बड़ी का इंतजार करूंगी। तुम आ जाया करना, तुम्हारा भी करूंगी। बिटिया कितने दिन अपनी गृहस्थी छोड़कर रहती, महीना बीतते चली गई। समय व्यतीत करने के लिए छोटी काकी पहले भी खरबूजे की मींगी छीला करती थी, कभी खादी के खेसों के छोर बांधती थी। उसी से जो थोड़ी बहुत आय होती उससे गुजारा चलाती थी। अब भी उसी आसरे बसर कर रही थी। एक दिन सवेरे सवेरे आकर बोली, जिज्जी कहकर गई थी आएंगी, कई महीने हो गए वह आई नहीं, उन्हें तार करवा दो। क्या हुआ पूछने पर बोली, बस जी उचाट हो गया है, अब रहा नहीं जाता। या तो जिज्जी हमें लिवा जाएं या अपने इस घर की जिम्मेदारी से मुक्त कर जाएं। अम्मा ने बाबा से कहकर उसी दिन तार करवा दिया था, बड़ी काकी को भी और बिटिया को भी। लेकिन छोटी काकी किसी की प्रतीक्षा न कर सकी थी। बड़ी काकी तार मिलते ही अगली गाड़ी से आ गईं। पति के जाने पर जो अविचलित रही थी, सौतन के जाने पर बिलख पड़ी थी। उनका शांत रुदन कितना करुणामय था, यह वही समझ सकता था जो उस समय वहां मौजूद था। मोहल्ले की औरतें ढाढ़स बंधाती कह रही थीं, अभी बिटिया पहुंच जाएगी आपकी। बड़ी काकी एक लंबी श्वास भरकर बोली, वह बिटिया इसी की है, मैंने कभी किसी को जन्म नहीं दिया। इसके कहे में आकर खेल रचा तो गई, लेकिन निभाने की ताकत न थी मुझ में।
इसीलिए चली गई थी यहाँ से। जिस रोज यह घर आई थी उसी दिन इसने मुझसे कहा था कि यहाँ आने से पहले मेरे अस्तित्व का भान नहीं था इसे। अगर जानती कि किसी और का हक इसको दिया जाएगा तो कभी ना आती। लेकिन खरीदी हुई दास थी। माँ बाप ने पैसों के लिए भेजा तो चली आई, वापसी की राह थी नहीं। उसका कहना था कि पुरुष इसलिए एक स्त्री का त्याग नहीं कर सकता कि वह मां न बन पाई हो। उसकी नज़र में यह घोर अन्याय था और इस अन्याय का जो प्रतिकार इसने ढूंढा उसमें हम दो राजदार थे। मैं वचन दे चुकी थी, जानती थी कि मेरे रहते यह यहाँ नहीं रहेगी और एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मैं कर नहीं सकती थी, इसीलिए चली गई थी। उस जाने में मैंने बहुत पाया। मैंने पाया कि ईश्वर के दिए चोले को इंसान ने अपना हथियार बना लिया है। बहुत ज्ञानी साधु साध्वियों से भेंट हुई मेरी, लेकिन इसके जैसी कहीं ना पाई। पुण्य आत्मा थी यह। काश हम संग रहने का भाग्य लाए होते। आप सब मुझे बड़ी कहते रहे, बड़ी तो असल में यह थी, बहुत बड़ी, विशाल। ड्योढ़ी पर बिटिया खड़ी सब सुन चुकी थी, आकर बस बड़ी काकी से लिपट गई और दोनों स्त्रियां देर तक मौन, तीसरी को अश्रुओं से शांत विदा देती रहीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी प्रतिकार। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कहानी रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।